हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर भुवनेश्वर सुतार, मांगीलाल बागड़ी राजकीय महाविद्यालय नोखा से। आज का हमारा टॉपिक है एकविमीय सरल आवर्ती दोलक। पिछले वीडियो में हमने अनंत गहराई के विभव कूप का अध्ययन किया, उसके बाद में फाइनाइट गहराई के विभव कूप का अध्ययन किया। अब हम एकविमीय सरल आवर्ती दोलित्र का अध्ययन करेंगे। एकविमीय सरल आवर्ती दोलित्र में जो कण पर बल लगता है, उस बल का फॉर्मूला हमें पता है, रिस्टोरिंग फोर्स F इक्वल टू माइनस के एक्स, जो सदैव साम्यावस्था की ओर होता है, तथा चिरसम्मत यांत्रिकी के अनुसार दोलित्र के जो आवर्ती होती है ओमेगा इक्वल टू अंडर रूट के अपॉन एम के तुल्य होता है, या के का मान जो है वह एम ओमेगा स्क्वायर के तुल्य होता है। कण को अगर x दूरी विस्थापित कर छोड़ दिया जाए तो x दूरी पर कण की जो स्थितिज ऊर्जा है सरल आवर्ती दोलित्र के केस में Vx इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर के तुल्य होता है। k का मान रखते हैं तो ये वैल्यू मिलती है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर के लिए। और इस केस में पोटेंशियल एनर्जी का अगर ग्राफ प्लॉट किया जाए तो ये पैराबोलिक ग्राफ मिलता है जो हमें पता है, और इसकी बाउंड्री कंडीशन जो है, लिमिट जो है, वो हमने डिफाइन कर दी माइनस ए से प्लस ए, और ये वैल्यूज हमने लिए एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी का इक्वल कर दिया। एंड पॉइंट्स पे काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू 0 हो जाती है, तो इसके बाहर कण गति नहीं कर सकता, तो यहाँ से हमने बाउंड्री कंडीशंस अप्लाई करी है। अब क्वांटम यांत्रिकी के अनुसार किसी भी कण को तरंग फलन से व्यक्त किया जाता है, और तरंग फलन का मान ज्ञात करने के लिए हमें तरंग समीकरण की आवश्यकता होती है, और यहाँ पर हम यूज करेंगे काल अनाश्रित श्रोडिंगर समीकरण, जिसका मान होता है माइनस एच क्रॉस स्क्वायर डी टू साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स साई इक्वल टू ई साई। सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर सरल आवर्ती दोलित्र के लिए जो गतिज ऊर्जा होती है उसका फॉर्मूला हम अभी डिफाइन कर चुके हैं, वी एक्स इक्वल टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। इसका मान हमने यहाँ पे यूज कर लिया, तो हमारे पास समीकरण बन गई डी टू साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस टू एम ब्रैकेट में ई माइनस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर साई इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करने के लिए हमने कुछ रिप्लेसमेंट करने पड़ेंगे। सुविधा के लिए हमने मान लिया एम ओमेगा अपॉन एच क्रॉस को हमने अल्फा से डिफाइन किया, और 2e अपॉन एच क्रॉस ओमेगा को हमने लेमडा से डिफाइन कर दिया, और इनकी वैल्यू, इसके अलावा हमने एक नया वेरिएबल डिफाइन किया है y, जिसका मान है अल्फा एक्स। अल्फा को हमने डिफाइन कर रखा है, तो हमारे पास y की वैल्यू होगी एम ओमेगा अपॉन एच क्रॉस की पावर हाफ इंटू एक्स। अगर इन मान को श्रोडिंगर समीकरण में रख दिया जाए तो हमें इस प्रकार का एक समीकरण मिलता है डी टू साई अपॉन डी वाई स्क्वायर प्लस लेमडा माइनस वाई स्क्वायर साई इक्वल टू 0। यह समीकरण को हल करते समय ये ध्यान रखना है कि साई जो है वो आरोपित तरंग फलन पर जो प्रतिबंध है उनको फॉलो करेगा। तरंग फलन के लिए जो प्रॉपर्टीज होती है उनको फॉलो करेगा। तरंग फलन का मान जो है वो सिंगल वैल्यूड, एक मानी, सतत और परिमित होना चाहिए, और निकाय में पाए जाने की जो कुल प्रायिकता है वह एक होती है, तो यह प्रोबेबिलिटी की जो कंडीशन है उसको भी फॉलो करेगा। इंटीग्रेशन माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट मॉड ऑफ साई, यानी साई स्टार साई, क्योंकि साई कॉम्प्लेक्स राशि है तो कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके dx पूरे स्पेस में इसका इंटीग्रेशन किया जाएगा। इसके अलावा एक प्रॉपर्टी जो होती है एक्स टेंस टू इनफाइनाइट पर वेव फंक्शन का मान 0 होता है। तो इस प्रकार की कंडीशन एक्स टेंस टू इनफाइनाइट पर वेव फंक्शन जो है हमारा 0 हो, उसके लिए हमने इसको सॉल्व किया, तो हमारा समीकरण जो है वो मॉडिफाई होके कुछ इस प्रकार से मिलता है डी टू साई अपॉन डी वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर साई इक्वल टू 0। इस समीकरण का जो जनरलाइज सॉल्यूशन है वो हमारे पास मिलता है साई इक्वल टू
ई की पावर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2 HY, जहाँ पर HY जो है वह हमारा एक फंक्शन होता है जिसका मान v टेंस टू इनफाइनाइट पर ये बाउंड्री कंडीशंस को फॉलो करेगा, और इसका मान हम इस समीकरण से ज्ञात कर सकते हैं। यह अवकलन समीकरण है d2h अपॉन dy स्क्वायर माइनस 2y dh अपॉन dy प्लस लैम्डा माइनस 1h इक्वल टू 0, जिसे हम हर्मिटी समीकरण कहते हैं। और ये जो HY है हमारा फंक्शन, इसको हम हर्मिटी पॉलिनोमियल भी कहते हैं, हर्मिटी बहुघात फलन भी कहते हैं। यह लैम्डा के लिए इसमें एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन होती है, लैम्डा का मान 2n+1 के तुल्य होता है, जहाँ पर n का मान इंटीजर वैल्यू, होल इंटीजर वैल्यू यानी 0 से स्टार्ट होकर अनंत तक 0 1 2 3 4 एटसेट्रा वैल्यूज को ये एक्सेप्ट कर सकता है। अब एनर्जी वेव फंक्शन हमारे पास आ गया। एनर्जी आइगन वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए हमने कंडीशन रख दी लैम्डा इक्वल टू n 2n+1, और लैम्डा का मान जो था वो था 2e अपॉन एच क्रॉस ओमेगा। तो लैम्डा का मान एक है 2e अपॉन एच क्रॉस ओमेगा और एक है 2n+1, इसको इक्वल कर दिया तो हमारे पास En का जो मान है, एनर्जी आइगन वैल्यूज जो है वो हमारे पास आ गई n+12 एच क्रॉस ओमेगा, या आवर्ती के पदों में हम लिखें तो n+12 h न्यू, जहाँ पर h प्लांक नियतांक और न्यू आवर्ती को शो करता है। तो सरल आवर्ती दोलित्र में जो दोलित्र है उसकी ऊर्जा एनर्जी जो है वो क्वांटाइज्ड फॉर्म में आती है, जबकि क्लासिकल के अकॉर्डिंग, क्लासिकल यांत्रिकी के अनुसार इसका मान सतत होता है, तो क्वांटम में डिस्क्रीट वैल्यूज मिलती है। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है n की डिफरेंट वैल्यूज के साथ साथ n का जो न्यूनतम मान है वो n इक्वल टू 0 है। n के न्यूनतम मान के लिए जो ऊर्जा का मान मिलता है E0 इक्वल टू हाफ एच क्रॉस ओमेगा, यह ऊर्जा का न्यूनतम मान है, और इसी न्यूनतम मान को हम 0 पॉइंट एनर्जी या ग्राउंड स्टेट एनर्जी कहते हैं। क्लासिकल के अकॉर्डिंग चरसम्मत यांत्रिकी के अनुसार दोलित्र की न्यूनतम ऊर्जा शून्य होती है, परंतु क्वांटम मैकेनिक्स में, क्वांटम यांत्रिकी के अनुसार परिबद्ध अवस्थाओं में इसका जो न्यूनतम मान है वो हाफ एच क्रॉस ओमेगा के तुल्य होता है या हाफ एच न्यू के तुल्य होता है। तो इसीलिए इस न्यूनतम मान को हम शून्य बिंदु ऊर्जा भी कहते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है। एनर्जी लेवल्स हमने डिफाइन किए। एनर्जी लेवल्स, जो ग्राउंड स्टेट एनर्जी लेवल है वो हाफ एच क्रॉस ओमेगा, उसके बाद मिलेगा 3/2 एच क्रॉस ओमेगा, फिर 5/2, फिर 7/2। जो सक्सेसिव एनर्जी लेवल्स हैं उनके बीच में इंटरवल जो है वो एच क्रॉस ओमेगा का होगा, इक्वल इंटरवल है, बट ग्राउंड स्टेट एनर्जी जो है वो 0 न होकर हाफ एच क्रॉस ओमेगा के तुल्य होता है। आइगन फंक्शन को थोड़ा सा और डिटेल से स्टडी करते हैं। वेव फंक्शन हमने फाइंड आउट किया था वो नॉर्मलाइज्ड स्टेट में एन नॉर्मलाइजेशन कोफिशिएंट ले लिया, e की पावर माइनस वाई स्क्वायर अप बाई 2hn की फॉर्म में लिखा हमने। y जो है अल्फ़ा x और अल्फ़ा का मान अंडर रूट m ओमेगा अपॉन h क्रॉस था। n जो है वो नॉर्मलाइजेशन कोफिशिएंट है, h n जो है वो हर्मिटिक पॉलिनोमियल है। तो हमारे पास ये जो वैल्यूज़ है इसका x की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, साई x इक्वल टू एन एन ई की पावर माइनस अल्फ़ा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2hn अल्फ़ा x की फॉर्म में आ गया। नॉर्मलाइजेशन कंडीशन हमने अप्लाई कर दी। नॉर्मलाइजेशन कंडीशन से सॉल्व करें तो ये हर्मिटिक पॉलिनोमियल के लिए जो बाउंड्री कंडीशन है वो आती है इंटीग्रेशन माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट ई की पावर माइनस वाई hn स्क्वायर dy इक्वल टू अंडर रूट पाई 2 की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n। इससे नॉर्मलाइजेशन कोफिशिएंट जो है उसकी वैल्यू हमारे पास आ गई अल्फ़ा अपॉन अंडर रूट पाई 2 की पावर n फैक्टोरियल n की पावर हाफ। सरल आवर्ती दोलित्र के लिए ये वैल्यूज आ गई हमने, तो इसका मान हमने रख दिया, तो हमारे पास ये वैल्यूज आ गई हर्मिटिक पॉलिनोमियल के फॉर्म में वेव फंक्शन का मान। बट हर्मिटिक पॉलिनोमियल की जो वैल्यूज है उसका मान
ग्राउंड स्टेट में 1 होता है। फर्स्ट स्टेट के लिए h1 के लिए इसकी वैल्यू 2y होती है, और सेकंड के लिए 4y² माइनस 2 थर्ड, एंड h3 के लिए इसकी वैल्यू इक्वल टू 3 के लिए इसकी वैल्यू 8y² माइनस 12y के इक्वल होता है। तो हमारे पास जो वेव फंक्शन है उसकी वैल्यूज हमने फाइंड आउट कर ली। ग्राउंड स्टेट के लिए ये वैल्यू होती है पाई बाई रूट पाई की पावर हाफ ई की पावर माइनस y²/2। फर्स्ट स्टेट के लिए इसकी वैल्यू होती है, कोफिशिएंट सेम रहेगा, पाई अपॉन अंडर रूट पाई की पावर हाफ √2y ई की पावर माइनस y²/2। इसी तरह सेकंड और थर्ड स्टेट के लिए वेव फंक्शंस की फॉर्म हमें प्राप्त होती है। इसके अलावा ये वेव फंक्शन जो है वो ऑर्थोगोनलिटी कंडीशन, परस्पर लांबिकता कंडीशंस को भी सेटिस्फाई करता है। तो लांबे कंडीशन हमें पता है, दो डिफरेंट स्टेट के वेव फंक्शंस को मल्टीप्लाई कर इंटीग्रेशन किया जाए, समाकलन किया जाए, तो इसका मान 0 प्राप्त होता है। और वेव फंक्शन को अगर प्लॉट करें तो हमारे पास कुछ इस प्रकार के वेव फंक्शन मिलते हैं। ग्राउंड स्टेट के लिए जो प्रोबेबिलिटी है वो सेंटर पे मैक्सिमम होती है। सेकंड स्टेट के लिए जो वेव फंक्शन psi1 ये ग्राउंड स्टेट के लिए था। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए ये वैल्यू जो है वो कुछ इस प्रकार से मिलती है, सेंटर पे प्रोबेबिलिटी 0 होती है। सेकंड स्टेट के लिए कुछ इस प्रकार से वेव फंक्शन मिलता है, और इसमें अगेन सेंटर पे प्रोबेबिलिटी 0 मैक्सिमम हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट, प्रायिकता धारा घनत्व और चिरसम्मत सिद्धांत की तुलना करते हैं। चिरसम्मत सिद्धांत पे जो पोटेंशियल है और प्रोबेबिलिटी जो है वो हमें पता है, केंद्र पे मैक्सिमम और किनारों पे सेंटर पे मिनिमम और किनारों पे मैक्सिमम होता है। ठीक है, और ये -a से +a के बीच में एग्जिस्ट कर सकता है, इसके बाहर नहीं जा सकता। परंतु क्वांटम यांत्रिकी के अनुसार इसमें जो वेव फंक्शन है वो लिमिट जो थी -a से +a उसके बाहर भी मिलता है। बाहर वेव फंक्शन है वो फाइनाइट डिस्टेंस के कारण पोटेंशियल स्टेप की जो प्रॉपर्टीज थी उसी के अकॉर्डिंग एक्सपोनेंशियली डिकेइंग फंक्शन मिलता है। ठीक है, तो ये सभी केसेस में इसी तरीके से वेव फंक्शन मिलेगा। ये हायर स्टेट के लिए लिया, सेंटर पे प्रोबेबिलिटी मिनिमम और किनारों पे मैक्सिमम तक। डॉटेड लाइन जो क्लासिकल रिजल्ट्स को शो कर रहा है, सॉलिड लाइन जो हमारा क्वांटम रिजल्ट को शो कर रहा है। प्रोबेबिलिटी की कई सारी पीक्स मिलेगी, सेंटर पे भी वैल्यू मिनिमम नहीं होती, कुछ वैल्यूज मिलती है, डिफरेंट डिफरेंट पीक्स पर वैल्यूज इंक्रीज होती है, बट लिमिट के बाहर भी वेव फंक्शन आपका एक्सपोनेंशियली डिकेइंग होगा। और प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करें तो प्रोबेबिलिटी की कुछ वैल्यूज मिलेगी। नेक्स्ट इसका छोटा सा पार्ट हम और साथ में स्टडी करते हैं, शून्य बिंदु ऊर्जा। शून्य बिंदु ऊर्जा हमने देखा कि क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग सरल आवर्ती दोलित्र की जो न्यूनतम ऊर्जा है वह शून्य होती है, परंतु क्वांटम यांत्रिकी के अनुसार सरल आवर्ती दोलित्र की जो न्यूनतम ऊर्जा है उसका मान शून्य न होकर हाफ h×ω होता है। इस मान को हम शून्य बिंदु ऊर्जा कहते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है। इसको हमने अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से भी कैलकुलेट किया था। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अनुसार किसी भी कण माइक्रोस्कोपिक लेवल पर किसी भी कण की स्थिति और संवेग का परिशुद्ध मापन संभव नहीं है। उनकी स्थिति और संवेग का यदि मापन किया जाए तो उनमें कुछ अनिश्चितताएं रहेगी। स्थिति में अगर अनिश्चितता डेल्टा x और संवेग के लिए अनिश्चितता डेल्टा px है, तो इनका जो गुणनफल है वह h×2 से अधिक होता है, और मिनिमम मान, न्यूनतम मान जो है वो h×2 के तुल्य होता है। सरल आवर्ती दोलित्र के लिए जो ऊर्जा है उसका फॉर्मूला हमें पता है, p² हाफ mv² प्लस पोटेंशियल एनर्जी हाफ की x²। यदि हम काइनेटिक जो हमारी काइनेटिक एनर्जी थी, गतिज ऊर्जा को हम p²/2m की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। और जो स्थितिज ऊर्जा है उसके फॉर्मूले को भी हम मॉडिफाई करके m ओमेगा
के की वैल्यू एम ओमेगा स्क्वायर की फॉर्म में भी रखा जा सकता है। अगर कण की स्थिति का संवेग और स्थिति हम पी एक्स और पी वाई पी एक्स और एक्स से डिफाइन करें संवेग और स्थिति को, तो इनकी अनिश्चितताओं की कोटि जो है वह इनके न्यूनतम मान के तुल्य होगा। तो एनर्जी का जो न्यूनतम मान है वहाँ पर न्यूनतम मान के लिए हमें संवेग और स्थिति की न्यूनतम मान को यूज करना है, और न्यूनतम मान जो है वो अनिश्चितता की कोटि का होता है। तो हमने यहाँ पे अनिश्चितता अनसर्टेनिटी की जो वैल्यूज थी उसको पुटअप कर दिया, तो हमारे पास एनर्जी का मिनिमम मान आ गया E इक्वल टू डेल्टा पी एक्स स्क्वायर बाय 2m प्लस हाफ के डेल्टा एक्स का स्क्वायर। अनसर्टिनिटी प्रिंसिपल से इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो एच क्रॉस बाय 2 के तुल्य होता है। तो यहाँ से हमने डेल्टा पी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर ली और उसको पुटअप कर दिए। तो डेल्टा पी एक्स की जो वैल्यू आएगी वह आ गई हमारे पास में एच क्रॉस अपॉन 2 डेल्टा एक्स। इसका मान हमने यहाँ पे समीकरण में रख दिया, तो हमारे पास ई का मान आ गया ई इक्वल टू हाफ एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 4m डेल्टा एक्स का स्क्वायर प्लस के डेल्टा एक्स का स्क्वायर। चूंकि एनर्जी का मान न्यूनतम है, तो न्यूनतम मान के लिए कंडीशन क्या होती है कि इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव शून्य होता है। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हमने फाइंड आउट किया और उसको शून्य कर दिया, तो इसका मान आ गया हाफ माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 4m डेल्टा एक्स का क्यूब प्लस 2 के डेल्टा एक्स इक्वल टू 0 आएगा। इससे डेल्टा एक्स का जो मान है वो हमारे डेल्टा एक्स स्क्वायर का जो मान है वो हमारे पास आ गया एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2 रूट ऑफ के एम। इस मान को अगर यहाँ पर यूज कर दें तो एनर्जी की जो मिनिमम मान है वो हमारे पास हल करने के पश्चात आता है हाफ एच क्रॉस ओमेगा। तो इस प्रकार हम अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को यूज करके एनर्जी का न्यूनतम मान ज्ञात कर सकते हैं सरल आवर्ती 2 लीटर के लिए, जो हम पहले भी कर चुके हैं, और इसका मान हमें एच क्रॉस ओमेगा प्राप्त होता है, और यह न्यूनतम मान ही शून्य बिंदु ऊर्जा कहलाता है। धन्यवाद। थैंक यू।